सभी डिजी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू पीएम डिजी क्लाउड चैनल। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लाउड ट्यूटोरियल सीरीज के लेक्चर 4 में आज हम समझेंगे कि वर्चुअल मशीन क्या होती है, हाइपरविजर क्या होता है, वर्चुअल मशीन और कंटेनर के बीच में क्या अंतर है, और हम वर्चुअल मशीन का क्रिएशन भी करेंगे। आज अपना पहला हैंड्स ऑन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं प्रशांत मालवी आईटी इंडस्ट्रीज में 2008 से काम कर रहा हूं। एज्योर में एज एन आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन AZ 303 एंड 304 दोनों किया हुआ है। सन सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर पहले किया हुआ है एंड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड PG टेक इन CDEC बैंगलोर। सो रेस्ट एश्योर्ड यू आर इन सेफर हैंड। सबसे पहले हम रिकैप करते हैं। जैसा कि मैंने पहले 3 ऑलरेडी लेक्चर्स दिए हैं जो आपके बेस को मजबूत करेंगे क्लाउड से रिलेटेड। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को समझा था हमने, HTTP प्रोटोकॉल को समझा था, TCP IP का क्या यूसेज होता है वो हमने समझा था, प्रोटोकॉल किसे कहते हैं समझा था, इंटरनेट में अंतर समझा था, क्या क्या होता है IP एड्रेस एंड URL कैसे IP एड्रेस से मैप होता है, और क्लाउड जो कि वर्ल्ड वाइड एक कलेक्शन ही है कंप्यूटर्स का या इंफ्रास्ट्रक्चर्स का थ्रू इंटरनेट एंड मतलब उसके कई यूसेज हैं जो हम लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं। हम लोगों ने टाइप समझे थे, सर्विसेज समझी थी, क्लाउड में क्या होता है, ऑन प्रीमाइस और क्लाउड में क्या अंतर होता है, पोर्ट सॉकेट, दिस काइंड ऑफ सर्वर, होस्टिंग किसे कहते हैं, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए थे ताकि ऑन प्रीमाइस के बाद जब क्लाउड आया था तो उन दोनों में अंतर क्या होता है ये हमें क्लियर समझ में आना चाहिए, और क्लाउड के क्या एडवांटेजेस हैं ये सब भी हमने डिस्कस किया था। तो आप अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये तीनों लेक्चर्स देखिए जो आपको हेल्पफुल होंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस मजबूत करने में, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर इवन नॉन IT एक्सपीरियंस बंदा भी इस चैनल पे आता है तो वो भी बहुत अच्छी नॉलेज गेन करके एक IT एक्सपर्ट बन सके। चलिए समझते हैं वर्चुअल मशीन को। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि चाहे ऑन प्रीमाइस हो चाहे क्लाउड, आप किसी भी प्रोजेक्ट का जब एस्टिमेशन करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, तो वो उसका आप एस्टिमेशन मैन पावर या नॉन मैन पावर दोनों कैटेगरी में करते हैं, जिसमें मैन पावर में आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए उस सॉफ्टवेयर को या उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए और कितने टाइम में चाहिए वो आप एस्टिमेशन करते हो। दूसरा नॉन मैन पावर की एस्टिमेशन करते हो कि आपको वो उस रिक्वायरमेंट जो भी है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नीड करने के लिए, उसमें परफॉर्मेंस अच्छा देने के लिए, उस पर एज पर यूज़र नीड स्केलेबिलिटी करने के लिए, आप या रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको क्या क्या हार्डवेयर, कितने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। देखिए सबसे मेन बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं तो अगर उसकी नीड आपकी 4 CPUs की है और 8 GB रैम की है जो कि लाइट वेट है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि 16 CPU और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा रैम की रिक्वायरमेंट आप लीजिए, अपनी कॉस्ट बढ़ाइए, क्योंकि आपका फिर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा, है ना। तो इसी टाइप से आप जब ऑन प्रीमाइस में करते थे तो आप बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कई बार इकट्ठा कर लेते थे, उनकी मेंटेनेंस, उनकी पावर यूसेज, उनकी कूलिंग, मतलब इतना ज़्यादा खर्चा होता था कि आप उसका यूटिलाइजेशन उतना ज़्यादा बेटर तरीके से नहीं करते थे। अगर आपके किसी मंथ में यूज़र की कॉन्करेंसी बहुत कम है तो उस हार्डवेयर के कई यूसेज और मेमोरी वगैरह उतने यूसेज नहीं हो पाते थे, कभी ज़्यादा है तो बहुत अच्छे से यूसेज होते थे, और कई बार इतने ज़्यादा होते थे कि आपने उतना CPU रैम या डिस्क इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर करा ही नहीं है, तो यूज़र को स्लोनेस या यूज़र इज़ नॉट एबल टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, ऐसी टाइप की प्रॉब्लम होने लग जाती थी। उन सभी का सबसे अच्छा सोल्यूशन है क्लाउड, क्योंकि क्लाउड क्या है, कुछ कुछ वेंडर्स ने पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड में इतना ज़्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है सारे मीन हार्डवेयर्स का, कि वो एज ए टेनेंट आपको देते हैं, आप उसमें क्या क्या यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अगर कोई आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है जिसका सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना है, आप ऑफिस टाइप का सॉफ्टवेयर क्यों बनाओगे जब माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी बना दिया है। आप उसमें एज अ सब्सक्रिप्शन लीजिए, टेनेंट बनिए उसमें, और जैसा जितना आपका यूसेज है, अगर आपका मान लीजिए 1 ही महीने का यूसेज है तो आप उतना यूज़ करके छोड़ दीजिए उसे। आपको उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत नहीं, किसी क्लाइंट को जरूरत है 1 साल के लिए, आपने उतना करके दे दिया, आपने सब्सक्रिप्शन बना के, है ना। अब जैसे मान लीजिए अपना खुद का सॉफ्टवेयर ही बनाना है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए क्लाउड से,
और जब तक आपको यूसेज करना है, पे बाय यूसेज होता है, जितना आप यूज़ करेंगे उतना आप खाली कॉस्ट दीजिए। जब आपका कॉन्करेंसी कम है तो कम CPU रैम यूसेज का कॉस्ट दीजिए, जब ज़्यादा है तो ज़्यादा का दीजिए। तो आपका ही इसमें फ़ायदा है, और आपको कहीं भी अलग से कुछ उसका सेटअप करके पावर आउटेज, कूलिंग या उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट, ये सारी सेविंग कर रहा है वो एक तरीके से। हालांकि ये सब हम लोगों ने कवर किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, लेकिन अगर आप नए हैं तो भी आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये बेस बताने का, इतना सब इन्फॉर्मेशन देने का मेरा मेन मतलब यही था कि आपको जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तो आपको ये चीज़ें भी पता है कि फिजिकल हार्डवेयर से ही वर्चुअल मशीन्स बनेंगी। वर्चुअल मशीन का क्या मतलब है, आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको कितने CPU, रैम, डिस्क या मेमोरी यूसेज है, आपकी स्टोरेज कितनी चाहिए आपको, आप वो डिफाइन करते हो। तो जो भी बड़ा फिजिकल हार्डवेयर है, जितना बहुत ज़्यादा बने हुए हैं जो, उनमें से कुछ पार्ट आपको एज अ वर्चुअली आपको दे दिया जाएगा। उसके ऊपर आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है, आप वो ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी मर्जी से ले सकते हो, और उसके ऊपर जो आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल कराना है वो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करा सकते हो। ठीक है, तो आप कितनी भी वर्चुअल मशीन बना सकते हो डिपेंडिंग की आपको जो फिजिकल हार्डवेयर है उसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर उसमें मान लीजिए 100 CPU लगे हैं, तो जो आपके वर्चुअल मशीन्स होंगी उनका भी कॉम्बिनेशन कुल मिला के 100 CPU के ही बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लोगे। ठीक है, तो एक तरीके से ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो जब आप देखिए किसी भी फिजिकल हार्डवेयर में से आप CPU, रैम, इनपुट, आई मीन स्टोरेज एंड दिस डिस्क यूसेज, आप जो भी इंफॉर्मेशन अपने मतलब जो भी आपकी रिक्वायरमेंट की नीड उस तरीके से आप लेना चाहते हो, तो उस तरीके से आप जैसे आप कोई ऑन प्रीमाइस में भी कंप्यूटर या उतना स्ट्रक्चर लेते हो तो आप उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो। आपके पर्टिकुलर अगर आपको सर्वर इंस्टॉल करना है उसमें, तो आप सर्वर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, उसको अप कर देते हो, उसमें रन होता रहता है। इसी टाइप से वो जो मशीन है वो आपकी फिजिकल थी, पर्सनल मशीन थी जो फिजिकली प्रेजेंट थी। लेकिन यहाँ पे लॉजिकल जो मशीन आप बनाएंगे उसमें आप अपना यूसेज बनाएंगे, आपका ऑथेंटिकेशन वगैरह जो क्रिएट होगा आपके यूज़र पर्टिकुलर के लिए, तो उस लॉजिकल मशीन को ही वर्चुअल मशीन कहेंगे। एक तरीके से आप इसे लॉजिकल PC मान के चलिए, जिसमें आपकी मर्जी से जो ऑपरेटिंग सिस्टम या जो हार्डवेयर का सेटअप होना है वो हुआ है, और वो किसी वेंडर से आपने एज अ टेनेंट लिया हुआ है एज पर सब्सक्रिप्शन। मीन वो हम लोग अभी आगे समझेंगे कि क्या क्या सब्सक्रिप्शन होते हैं, किस 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 टाइप से ले सकते हैं, कॉस्ट वेरी करता है उसके बेसिस पे। तो वो आपने वर्चुअल मशीन एक तरीके से सेटअप कर लिया। जितनी चाहे आप उतनी वर्चुअल मशीन सेटअप कर सकते हैं डिपेंडिंग की। हालांकि इतना ज़्यादा बड़ा वेंडर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है कि आप एन नंबर्स ऑफ वर्चुअल मशीन बना सकते हैं आज के टाइम पे, लेकिन वो डिपेंडिंग कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसे, आपको उतनी ज़रूरत है कि नहीं, उतने ही आप वर्चुअल मशीन्स बनाइए और उसके बेसिस पे कॉस्टिंग होगी आपकी। देखिए, हाइपरविजर को समझते हैं। हाइपरविजर क्या होता है? हाइपरविजर इज काइंड ऑफ थिंग विच इज एक्चुअली हेल्पिंग यू, जो आपको एक हेल्प कर रहा है वर्चुअल मशीन क्रिएशन के लिए। मतलब फिजिकल हार्डवेयर में से जो लॉजिकल मशीन क्रिएशन है उसमें हेल्पफुल होता है हाइपरविजर। तो जब भी आपको वर्चुअल मशीन बनानी है, कितनी वर्चुअल मशीन बनानी है, उसका जो मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस, वो सब चीज़ें हाइपरविजर के थ्रू होती है। ठीक है, तो ये है वर्चुअल मशीन के बारे में। हम अभी खुद की वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में। इसके पहले एक चीज़ समझते हैं कंटेनर के बारे में। कंटेनर और वर्चुअल मशीन में बहुत ज़्यादा कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, वर्चुअल मशीन तो हमने समझ लिया कि वर्चुअल मशीन में आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाइपरविजर को यूज़ करके आप अपनी खुद की वर्चुअल मशीन ढेर सारी बनाएंगे, जिसमें आप अपनी मर्जी से ऑपरेटिंग सिस्टम रखेंगे। उसके ऊपर आपको क्या क्या लाइब्रेरीज चाहिए, या बैंडिस का मतलब आपके खुद के कोई सॉफ्टवेयर या थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज कुछ चाहिए, वो दोनों कोई बैंडिस या लाइब्रेरीज दोनों कुछ भी टर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके ऊपर आपको जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है वो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे एज एन एग्जाम्पल यहाँ 3 वर्चुअल मशीन आपने बना रखी है। कंटेनर क्या होता है? एक तरीके से जैसे डॉकर कंटेनर का एग्जांपल लेते हैं। इसमें आप देखिए, कभी भी आप किसी इंडस्ट्री में काम करेंगे या किसी यूज़र के लिए काम करेंगे तो कोई एक इन्वायरमेंट आप उसको नहीं देंगे। आप एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए चीज़ रखेंगे, आप एक यूज़र के लिए डेडिकेटेड इन्वायरमेंट रखेंगे, आप एक परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए अलग से डेडिकेटेड इन्वायरमेंट रखेंगे। तो इस तरीके से कई इन्वायरमेंट होते हैं। हर इन्वायरमेंट के लिए आप समझ लीजिए अलग अलग सेटअप आपको करना पड़ेगा। डॉकर क्या कहता है कि डॉकर एक कंटेनर इंजन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर एक कॉमन रखता है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी सब पे कॉमन रहेंगे, और आप सिर्फ अपनी जो बैंडिस है उसके ऊपर डाल दीजिए। ठीक है, तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो सकता है, वर्चुअल मशीन क्रिएशन में सब में अलग अलग हो सकता है, लेकिन कंटेनर में ऐसा नहीं होता है। उसमें आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सब में कॉमन होता है, क्योंकि आपको इन्वायरमेंट एक जैसा रखना है, और ये लाइट वेट होता है क्योंकि आप अलग अलग इन्वायरमेंट के सेटअप में कॉस्ट नहीं खर्चा करना चाहते हो। आप
एक तो स्टेबिलिटी रखना चाहते हो और लेस कॉस्टिंग रखना चाहते हो, तो आप कंटेनर का यूसेज कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको अलग अलग इन्वायरमेंट एक जैसे से क्रिएट करके आप अपने बाइंडरीज डाल सकते हो ताकि वो सिंक में रहे, यूज़र अपना डेडिकेटेड काम अपने इन्वायरमेंट में करे, डेवलपमेंट टीम अपने इन्वायरमेंट में करे, और जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग या कुछ आपको अलग चीज़ें करनी है वो आप एक अलग इन्वायरमेंट में करें। तो ये बेसिक एक तरीके से डिफरेंस होता है कंटेनर और वर्चुअल मशीन में। देखिए, अभी हम जो वर्चुअल मशीन बनाने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में, उसमें मैंने ये डायग्राम इसलिए लिया है क्योंकि इसके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम लोग क्लाउड में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, और इवन एक वर्चुअल मशीन का क्रिएशन भी होता है तो उसके साथ में क्या क्या चीज़ें ऑटोमेटिकली बन जाती हैं या आपको मैनुअली भी बनानी पड़ सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए, वर्चुअल मशीन अगर हमने बना ली और हम चाहते हैं कि पब्लिक इंटरनेट से ये एक्सेस हो, तो उसके साथ में आप देखिए इसमें एक रिसोर्स ग्रुप सबसे टॉप में बना हुआ है। रिसोर्स ग्रुप क्या होता है उसको हम बहुत अच्छे से बाद में समझेंगे, लेकिन आप ये आइडिया रख लीजिए, मान लीजिए आप 100 वर्चुअल मशीन बनाते हैं और कुछ वर्चुअल मशीन आप एक ग्रुप में रखना चाहते हैं, कुछ अलग ग्रुप में रखना चाहते हैं, क्योंकि आप पर्टिकुलर कोई पॉलिसी है या पर्टिकुलर कोई एक्शन है वो एक साथ परफॉर्म करना चाहते हैं किसी रिसोर्स पे या किसी कई वर्चुअल मशीन पे, तो वहाँ पे ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है रिसोर्स ग्रुप। उसके साथ में आप वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं, क्योंकि जो नेटवर्क में है बाहर, जैसे मैंने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है, उसमें से आप लॉजिकल मशीन जो ले रहे हैं वो वर्चुअल मशीन आपकी हो गई। ऐसे इंटरनेट नेटवर्क्स इतने बड़े हैं, उसमें से आप पर्टिकुलर डेडिकेटेड अपने लिए कोई नेटवर्क ले रहे हैं लॉजिकली, तो वो वर्चुअल नेटवर्क कहलाएगा। उसके अंदर सब नेटवर्क्स भी हो सकते हैं, आपस में आप कम्युनिकेशन करा सकते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसको अलाउ करना है किसको नहीं, उसके लिए आप कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी होता है। ठीक है, पब्लिक आईपी यहाँ मेंशन है, जो कि हमने बताया कि कैसे आईपी के थ्रू शुरुआत में हम डिस्कस कर सके हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज ही अभी हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अकाउंट क्रिएशन के साथ में मैं आपको हर चीज दिखाऊंगा। तो देखिए, ये है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की साइट, जिस पे आप गूगल में सर्च करके आ सकते हैं एज्योर पोर्टल या एज्योर लॉगिन करके। इस पे जब आप लॉगिन करेंगे तो आप इसकी कई सर्विसेज वगैरह भी इंफॉर्मेशन की देख सकते हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शुरुआत में साइन अप करने पे मिलेंगी। उनमें से ज़्यादातर यूसेज आपके शुरुआत में हो जाते हैं, जैसे वेब एप्लीकेशंस वगैरह की डिप्लॉयमेंट भी अगर आपको करने, वो सब चीज़ें हो जाती है। आप यहाँ देखिए USD $200 भी आपको क्रेडिट हो जाएगा, 25+ सर्विसेज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। तो ये सारे कई बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसको गो थ्रू डिटेल में भी कर सकते हैं। जो ये USD $200 बोल रहे हैं वो INR में भी आपको हो जाएंगे इंडिया में। आप ये देखिए, हर वर्चुअल मशीन के क्रिएशन में कितने आवर्स आपको यूसेज में मिल जाएंगे, मैनेज डिस्क में कितना स्टोरेज आपको मिल जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है फाइल स्टोरेज वगैरह यूज़ करने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी नीड के हिसाब से देख सकते हैं। अगर लेटर ऑन आपको ऐसा लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज के अलावा मुझे और बड़ा सेटअप करना है, तो वो अपग्रेड के चांसेस भी आपको सब आगे मिल जाएंगे जब हम लॉगिन इसको सेटअप कर सकते हैं रजिस्टर के थ्रू। ठीक है, तो ये आप इन्फॉर्मेशन एज्योर पोर्टल में बहुत अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। हर इन्फॉर्मेशन के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में आप गो थ्रू कर सकते हैं। आप जिस भी कंट्री से लॉगिन करेंगे उस कंट्री के बेसिस पे आपका कन्वर्जन हो जाएगा। आप यूएसए में है तो आपको $200 मिलेगा, आप इंडिया में है तो कुछ INR में कन्वर्जन होकर वो पैसे आपको आ जाएंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर आपने उससे ज़्यादा का यूसेज किया तो साइन अप के दौरान क्रेडिट कार्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन ली जाती है, तो उसमें से कॉस्टिंग भी कट सकती है। तो आप ध्यान से हर चीज़ करिएगा। ज़्यादातर पहले अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे मिनिमम कॉस्ट की चीज़ें आप यूसेज करिए और उस हिसाब से ही आप अपना सारा क्रिएशन करिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, एक तरीके से फ्री अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मेरा ऑलरेडी अकाउंट एक बना हुआ है, तो पर मैं एज एन एग्जांपल आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप अकाउंट क्रिएट करते समय आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। आप आईडी पासवर्ड अपनी तरफ से क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपको आईडी पासवर्ड एज्योर के लिए चाहिए। तो एज एन एग्जांपल मैंने अपना चैनल का ही जीमेल आईडी ले लिया है और पासवर्ड क्रिएशन कर दिया है। इसके क्रिएशन करने के बाद एक आपको प्रोफाइल फॉर्म आएगा। अच्छा, ईमेल का वेरिफिकेशन भी होता है। आप अपने ईमेल जो भी रजिस्टर करेंगे उसमें कुछ कोड आएगा, उस कोड को आप 4 डिजिट कोड को डालेंगे तो वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रोफाइल फॉर्म क्रिएट करने के लिए मिलेगा। तो लेट्स वेट, आई थिंक या
बिफोर अकाउंट क्रिएशन एक्चुअली हाँ, आजकल आप जानते हैं कि कैप्चा बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है चीज़ें, कि रोबोटिक वे में किसी भी वेबसाइट में आपका रजिस्ट्रेशन ना हो तो एक अलग टाइप का कैप्चा है ये इमेजेस को सेट करने के लिए। इसको आप जैसे ही सेट करेंगे उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं। 4 टाइप्स ऑफ चेक यहाँ पे दिए हुए हैं इन्होंने कुछ इमेज को सही करने के लिए, वो मैं बस जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग आके प्रोफाइल पेज पे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप अकाउंट क्रिएशन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में। बहुत ही सिंपल तरीका है इसमें हर चीज़ करने का। आप जैसे जैसे हैबिचुअल होते जाएंगे आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती रहेंगी। ये देखिए ये प्रोफाइल फॉर्म ओपन हो गया है यहाँ पे। इसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे फ़ोन नंबर आपका जो होगा उस पर एक वेरिफिकेशन होगा, OTP आएगी, और दूसरा है क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देना। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन इसलिए ली जाती है कि जैसे आपका कॉस्टेज आपने बहुत ज़्यादा कई चीज़ों को ऐड कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, तो पे बाय यूसेज पे जो कॉस्टिंग होती है वो कॉस्टिंग रहती है। और कई चीज़ें हम लोग अभी बाद में भी समझेंगे कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ वर्चुअल मशीन का क्रिएशन बहुत हाई कॉस्ट पे किया, उसको सिर्फ स्टॉप आपने कर दिया और वो कॉस्टिंग नहीं होगी। वो सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखनी पड़ेंगी। फीडबैक फॉर्म को आप भर दीजिए जो आपको सही लगे, उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल में स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी पार्शियल एक फीडबैक देके हम लोग रिडायरेक्ट कर रहे हैं अपने मेन पोर्टल पे। देखिए यू आर रेडी टू स्टार्ट। सो आप इस पेज पे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अगर प्रोडक्ट सर्विसेज या प्राइसिंग से रिलेटेड चीज़ें देखनी है तो ऑलरेडी डेडिकेटेड एक इन्होंने पेजेस बनाए हुए हैं। उन सब पेजेस में जाके आप अपने यूसेज के हिसाब से जितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको खड़ा करना है या वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करनी है, वो सारे प्राइसिंग के कैलकुलेटर भी आप एडवांस में कर सकते हैं ताकि आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये देखिए प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आपने देख लिया, अपना साइन अप देख लिया, आप प्राइसिंग में भी जाके आप कैलकुलेशन वगैरह देख सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके एडवांटेजेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लेट्स गो टू पोर्टल डायरेक्टली एंड आवर मेन इंटेंशन कि अभी हम लोग वर्चुअल मशीन का क्रिएशन समझें, तो वो वर्चुअल मशीन के क्रिएशन के स्टेप पे हम लोग सबसे पहले चलते हैं। तो ये देखिए ये आपका क्विक स्टार्ट सेंटर है जहाँ से आप अगर वेब एप्लीकेशंस वगैरह या डाटाबेस का क्रिएशन वगैरह करने हो तो आप डायरेक्टली क्विकली सेटअप कर सकते हैं। अपग्रेड के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। ये सारे देखिए आपको सारे सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ें क्रिएट करनी है, रिसोर्स ग्रुप, वर्चुअल मशीन क्रिएशन, सब कुछ आप कर सकते हैं। आपको अगर रिसोर्स क्रिएट करते हैं उसके साथ में या वर्चुअल मशीन क्रिएशन करते हैं उसके साथ में भी आप रिसोर्सेज के कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। हम लोगों को वर्चुअल मशीन का क्रिएशन करना है तो हम लोग सबसे पहले अभी चलते हैं वर्चुअल मशीन का क्रिएशन में। ठीक है, ये आप देखिए सारे डिप्लॉयमेंट चाहे कंटेनर, डेवऑप्स, डाटाबेस, डाटा एनालिटिक्स, कुछ भी आपको सेटअप करना है कुछ भी तो वो सारी क्विक स्टार्टर, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर है तो इसलिए मोस्टली ये सब चीज़ें दी हुई हैं। आपको अगर गाइड वगैरह भी गो थ्रू करना है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। तो ये सब सिर्फ फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आए हैं इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। अगली बार से हम लोग बहुत तेज़ी में सारे काम कर सकते हैं क्योंकि वर्चुअल मशीन की क्रिएशन भी कर लेंगे हम लोग अपनी नीड के बेसिस पे। यहाँ पे भी देखिए आप जो पोर्टल में हैं आप अपने मर्जी से शॉर्टकट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं एज पर योर नीड। और मोर सर्विसेज में जाके आप और कई सर्विसेज भी इनकी देख सकते हैं। मॉनिटरिंग वगैरह की बहुत अच्छी फैसिलिटी दी हुई है इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी रन टाइम पे कोई भी इश्यूज अगर आपके आते हैं तो उनकी ट्रबल शूटिंग करने में। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे मार्केट प्लेस वगैरह की भी इन्फॉर्मेशन दी। अगर कोई टूल्स यूसेज आपके में नहीं है, कोई सर्वर नहीं है, तो वो सब आप जाके कर सकते हैं। अपग्रेड भी आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके फ्री सर्विसेज में वो सारी नीड्स नहीं कंप्लीट हो रही है तो यहाँ पे आप अपग्रेड पे क्लिक कर सकते हैं। कोई भी एक्शन आप लेंगे वो सारे एक्शन नोटिफिकेशंस में आपको दिखाएंगे। ये देखिए आपकी क्रेडिट कितनी रिमेनिंग है वो इन्फॉर्मेशन भी आपको नोटिफिकेशन में दिख जाती है। ठीक है, तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ पोर्टल के थ्रू देख सकते हैं। इवन पोर्टल के थ्रू हम लोग वर्चुअल मशीन के कमांड प्रॉम्प्ट को भी एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्चुअल मशीन के क्रिएशन पे। वर्चुअल मशीन पर बटन पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे प्लस साइन को भी क्लिक कर सकते हैं। पहले से आपका कोई सेटअप हो तो आप उसको भी क्लिक करके दोबारा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम लोग पूरा नया सेटअप करेंगे एकदम फ्रेश। तो जब वर्चुअल मशीन की क्रिएशन करेंगे तो देखिए आपको ये कई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देंगी। सब्सक्रिप्शन अभी आप फ्री ट्रायल ही सेलेक्ट करिए क्योंकि हम लोग ने फ्री ट्रायल किया है। रिसोर्स ग्रुप एक बना लेते हैं ताकि अगर आने वाले कल में हम कोई अलग वर्चुअल मशीन बनाते हैं तो हम उस रिसोर्स ग्रुप में उसको असाइन कर सकेंगे और कुछ एक्शन स्पेसिफिक लेने तो वो सभी मशीनों पे एक साथ भी ले सकेंगे। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप के बाद आप वर्चुअल मशीन का नेम दे दीजिए जो भी आपको सही लगता है। मैंने यहाँ पे PMDC VM1 नाम दे दिया है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रीज़न।
देखिए रीजन का सिलेक्शन इस बेसिस पे होता है कि आपको इस एप्लीकेशन को कॉल कहाँ से आने वाली है, ठीक है, और इसकी कॉस्टिंग भी उसके बेसिस पे डिपेंड करेगी। तो अगर आपकी इंडिया में ही कॉलिंग है, इंडिया में ही यूज़र्स हैं, आपको रिस्पांस जल्दी चाहिए, तो आप इंडिया स्पेसिफिक चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं अपने सर्वर्स के लिए। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रीजन के बेसिस पे भी फैसिलिटीज़ इसमें प्रोवाइड की गई है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में। जैसे अगर आप ये मान लीजिए मैंने सेंट्रल इंडिया सेलेक्ट किया है, तो इसमें देखिए आप अलग से अगर स्केलेबिलिटी के लिए अवेलेबिलिटी जोन्स वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो ऑप्शन नहीं आ रहा था, बल्कि ईस्ट यूएस में आ रहा था, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बहुत बड़ा खड़ा किया हुआ है। उसके बेसिस पे आप अपने अवेलेबिलिटी जोन्स और सेट बना सकते हैं। इनको समझेंगे। अवेलेबिलिटी जोन और सेट एक तरीके से ये है कि कोई अगर एप्लीकेशन की आप अवेलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, कोई किसी भी वजह से अगर वो वर्चुअल मशीन या जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है वो ख़राब हो जाता है, तो दूसरा एज एन बैकअप रहेगा। उसके बाद देखिए हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करना है। रीजन को सेलेक्ट करने के बाद हमने देखिए ईस्ट यूएस को अभी ले लेते हैं, और कोई अवेलेबिलिटी अभी जोन या वो सबका सिलेक्शन लेता है, हम इसको डिटेल में समझेंगे बहुत अच्छे से। तो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देंगे। एज्योर स्पॉट इंस्टेंस है, मतलब अगर आप कुछ डेवलपमेंट टाइप के एनवायरनमेंट जो यूसेज रिसोर्सेज का नहीं हो रहा उनके बेसिस पे बहुत कम कॉस्ट में करना चाहते हैं, वो सब फैसिलिटी भी दी हुई है। साइज डिपेंड करता है कि आपको क्या साइज लेनी है, कितने सीपीयूज, कितने मेमोरी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। आप सारे साइजेस और इन्फॉर्मेशन आप सी और साइज बटन पे क्लिक करके आ सकते हैं। देखिए आपकी जो यूसेज है उसके बेसिस पे यहाँ पूरी सीरीज बनी हुई है। तो ये मोस्ट कॉमन वन है। जैसे शुरुआत में ज़्यादातर लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, वो दी हुई है। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में कॉस्टिंग भी दी हुई है। तो आप अपनी नीड के हिसाब से देखिए एफ सीरीज़, टी सीरीज़, डी सीरीज़, बी सीरीज़, परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा चाहिए या मेमोरी आपको ज़्यादा चाहिए, तो सीपीयू का यूसेज आपको ज़्यादा चाहिए, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो भी आपकी नीड हो आप उस नीड के बेसिस पे उस पर्टिकुलर सीरीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी बेसिस पे इसमें रैम, सीपीयू, इन सब की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ती जाएगी, स्टोरेज की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ती जाएगी। प्रीमियम एसएसडी हार्ड डिस्क या सिंपल ओल्ड यूसेज हार्ड डिस्क, आप जो भी यूज सेलेक्ट करना चाहते हो अपनी नीड के बेसिस पे, आप उन सब चीज़ों को यहाँ पे इतनी सीरीज़ है यहाँ पर उसके बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हो अपनी नीड के बेसिस पे। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्टिंग में बेसिक एकदम वर्चुअल मशीन बना रहे हैं, तो जो भी लेसर कॉस्ट दिखाई देगा उस लेसर कॉस्ट की वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये एक 546 का है, इससे भी कम कोई ना कोई होना चाहिए। ये B1S सीरीज़ का है। इसमें क्या है, चलिए एक यहाँ पे भी और चीज़ें देखते हैं। ये देखिए लेटेस्ट जी जनरेशन है, टू बेस्ट सूटेड आइडिया फॉर वर्कलोड, बेस्ट सूटेड फॉर एंट्री लेवल वर्कलोड। एक बार इसको देखते हैं, एक बार ए सीरीज V2 में इसमें क्या कॉस्टिंग आ रही है। ये भी थोड़ा हाईयर आ रही है, इससे भी थोड़ा सा चीप लेवल पे कहीं ना कहीं। ये देखिए 275 का एक ये मिल रहा है। इसको सेलेक्ट करते हैं हम लोग 0.5 GB रैम डाटा से। ठीक है, चलिए अभी समझने के पर्पज से हम लोग इसको ही सिलेक्ट करते हैं अपने साइज में। और देखिए ये आपको 2 टाइप की डिस्क है कि स्टोरेज के लिए आपको अलग से डिस्क लेनी है तो उसकी कॉस्टिंग पड़ेगी, पर बाय डिफॉल्ट आपको जो मैनेज डिस्क मिलती है वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन साथ मिलेगी। ये देखिए कीज़ हैं यहाँ पे। अगर आप SSH पब्लिक की के थ्रू आप जब लॉगिन करना चाहते हैं, ये आपको ये बताता है कि आप किसके थ्रू आने वाले कल में लॉगिन करेंगे अपने सिस्टम पे, वो सिलेक्शन है। पासवर्ड करेंगे तो पासवर्ड के थ्रू भी सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बताऊंगा आपको। अभी सबसे पहले SSH पब्लिक की को सेलेक्ट करते हैं। आप की पेयर का जो भी नाम देंगे, अभी आने वाले उसमें जब आप सारे स्टेप कंप्लीट कर लेंगे तो ये की पेयर आपके उसमें डाउनलोड हो जाएगा सिक्योरिटी का SSH। इसके यूसेज करके ही हम लोग, इस फाइल का यूसेज करके ही लॉगिन करेंगे सिस्टम में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए अब पोर्ट सिलेक्शन है। मैंने पोर्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पहले दी। 80 को पोर्ट को ओपन कर देते हैं वेब एप्लीकेशन के लिए। 22 सिक्योर पोर्ट के थ्रू हम लोग इसमें कनेक्टिविटी करेंगे वर्चुअल मशीन में। ठीक है, एक IDP भी होता है पोर्ट, उसको समझेंगे बाद में। उसके थ्रू डायरेक्टली जैसे आप MSTSC करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए हार्ड डिस्क के सिलेक्शन है, प्रीमियम, स्टैंडर्ड, जो भी आपको सही लगे अपने नीड के हिसाब से। ज़्यादातर प्रीमियम SSD ही लोग लेते हैं सच, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट का अंतर नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट। पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे क्या लेना चाहते हैं, आपकी नीड क्या है। आप HDD SSD का कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर स्टोरेज बहुत ज़्यादा है तो HDD ठीक है, पर फास्ट परफॉर्मेंस के लिए SSD ही ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। इंक्रिप्शन अगर आपको चाहिए डाटा प्राइवेसी के लिए, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ये कुछ एडवांस है, यूज़ मैनेज डिस्क, जिसको मैंने बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा ही। चलिए प्रीमियम SSD सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेटवर्किंग में आते हैं तो मैंने आपको बताया कि वर्चुअल नेटवर्क देखिए सब क्रिएशन अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट होगा। अभी हम लोग कुछ नहीं करते हैं इसमें,
ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन रहने देते हैं, बाद में आगे समझेंगे कि हमें किसी भी टाइप का सब नेटवर्क और ज़्यादा बनाना है या आईपी की कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, तो वो सब चीज़ें हम लोग आने वाले कल में देखेंगे। अभी हम लोग पब्लिक आईपी ही इसको रखते हैं क्योंकि हम इस एप्लीकेशन को पब्लिकली एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, ये पोर्ट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 80 और 22 है। अगर आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो वो इनबाउंड पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन भी चेंज कर सकते हो कि हमें वेब एप्लीकेशन को होस्ट करना है, वो 80 पोर्ट नंबर पे लिसनिंग होती है। तो लोड बैलेंसिंग की इन्फॉर्मेशन भी, अगर आप लोड बैलेंसिंग आने वाले कल में भी मैं आपको स्किल सेट के बारे में बताऊंगा कैसे लोड बैलेंसर होता है। अगर ज़्यादा वर्चुअल मशीन सर्वर्स हैं तो कैसे आप बैलेंस मैनेज करेंगे। ये आपकी थोड़ी बहुत एडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कई लोग लॉगिन एज्योर एडी एक्टिव डायरेक्टरी के बेसिस पे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, पर उसकी कॉस्टिंग अलग होगी। ये कुछ एडवांस सेक्शन है। देखिए कुछ कमांड जो हम शेल स्क्रिप्ट रन करते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दे के भी एज्योर मशीन का क्रिएशन के टाइम पे ही एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। टैक्स बस खाली आप जानते हैं रिकॉग्निशन करने के लिए। तो रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करते हैं, वो आप पहले भी रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं, तब भी वर्चुअल मशीन का क्रिएशन हो जाता है। तो हमने सारे सिलेक्शन कर लिए हैं। ये देखिए आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक रिव्यू कॉस्ट मिल रहा है। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर एक बार और मांगा जा सकता है क्योंकि उसके ऊपर वेरिफिकेशन होता है और उस वेरिफिकेशन के बेसिस पे आपकी वर्चुअल मशीन का क्रिएशन हो जाएगा। ये देखिए आपकी वर्चुअल मशीन का क्रिएशन हो गया है। आप अपनी प्राइवेट की को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि इसको हम अपलोड करेंगे एसएसएच के थ्रू जब लॉगिन करेंगे, और इस की के बेसिस पे ही हम उस वर्चुअल मशीन में कनेक्ट कर पाएंगे। और ये की किसी को मत दीजिएगा अगर आप कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या कुछ सिक्योरिटी वाली चीज़ें करना चाहते हैं उसमें, क्योंकि उसके थ्रू कोई भी लॉगिन कर सकता है। अगर आपने इन जनरल की पासवर्ड किसी को भी किसी भी चीज़ का शेयर करेंगे तो वो उसमें लॉगिन कर पाएगा। तो ये देखिए डिप्लॉयमेंट इन प्रोग्रेस, मतलब वर्चुअल मशीन क्रिएशन आपका हो रहा है। नोटिफिकेशन सेंटर में भी आप वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। एक बार ये सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड दिखेंगी। आप देखिएगा इसमें नॉट ओनली वर्चुअल मशीन का क्रिएशन हुआ है, बट आपका जो मैंने डायग्राम दिखाया था सबसे पहले वो एनएसजी और रिसोर्स ग्रुप और वर्चुअल नेटवर्क, सब नेटवर्क, उन सब चीज़ों का भी क्रिएशन देखिए साथ में हो जाएगा। ये देखिए वर्चुअल मशीन का क्रिएशन है आपका, ये वी नेट का मतलब वर्चुअल नेटवर्क है आपका, ठीक है। एनएसजी का मतलब नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। अभी आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन करना है, इसकी कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी तो वो हम लोग अभी आगे सीखेंगे और कैसे करते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसको इतना ही रहने दीजिए, और आप इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह इसके अंदर भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए स्टेटस आपको दिख रहा है। इस स्टेटस के बेसिस पे आप सब चीज़ें देख सकते हैं। होम पे भी जा सकते हैं आप, अपने पोर्टल पे आप सारी इन्फॉर्मेशन फिर से देख सकते हैं। आपको और कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो वर्चुअल मशीन की इन्फॉर्मेशन फिर से देख सकते हैं, और वर्चुअल मशीन को कैसे कनेक्ट करना है वो भी अभी हम देखते हैं। ये देखिए वर्चुअल मशीन का क्रिएशन पे क्लिक करने के बाद भी आपने जो वर्चुअल मशीन बनाई होगी उस सारे वर्चुअल मशीन की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए नोटिफिकेशन पे भी दिखाई दे गया है कि आपका वर्चुअल मशीन का क्रिएशन हो गया है। और आप अगर कोई चाहते हैं कि डैशबोर्ड में डायरेक्टली वो सब इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, जो भी आपने क्रिएशन की एक्टिविटी लॉग्स वगैरह कुछ देखना चाहते हैं, तो आप कोई डैशबोर्ड बना सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शनल है, मैं बस अभी अपने पर्पस के लिए ऐसे बना दे रहा हूँ एक नया डैशबोर्ड, ताकि आने वाले कल में उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देखनी तो सीधे डैशबोर्ड से जाके मैं देख पाऊँगा। ठीक है, तो ये वर्चुअल मशीन आपकी क्रिएट हो गई है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस हैं। ये देखिए आपको स्टार्ट स्टॉप करने के सारे, डिलीट करने के सारे ऑप्शन आपको इसमें आ रहे हैं। अच्छा, मोबाइल पे भी आप ऐप डाउनलोड करके एज्योर वर्चुअल मशीन, एज्योर का ही मतलब मोबाइल पे डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं अपने आईडी पासवर्ड के बेसिस पे कि जो एज्योर का पोर्टल का आईडी पासवर्ड है कि क्या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें बनी है। और ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है अपने वर्चुअल मशीन क्रिएशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। और आपको कुछ मॉनिटरिंग करनी है तो वो सारे टैब्स देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं, उन टैब्स पे गो थ्रू करके आप वर्चुअल मशीन को एडिट कर सकते हैं। चलिए लेट्स कनेक्ट टू वर्चुअल मशीन। हम लोग वर्चुअल मशीन पे कनेक्ट करेंगे और एक सिंपल सा सर्वर का इंस्टॉलेशन करके उस पर कुछ इंडेक्स HTML पेज क्रिएशन करके एक्सेस करने की कोशिश करेंगे पब्लिकली। तो हमने देखिए RDP से नहीं किया है अभी। आप अगर RDP से करेंगे तो आपका पासवर्ड क्रिएशन जो आपने स्टार्टिंग में क्रिएशन वर्चुअल मशीन करते समय डाला होगा, तो उस पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे। एज एन एग्जांपल आपको दिखा देते हैं, जैसे आप MSTSC करते हैं तो इस पर क्लिक करके आप रिमोटली कनेक्ट कर पाएंगे अपनी वर्चुअल मशीन को। तो अभी देखिए मैंने वो नहीं बनाया था तो इसलिए इसमें एरर आनी चाहिए। तो इट्स ट्राइंग टू लॉग इन, लेट्स सी।
ये देखिए एरर आ गया क्योंकि उसका क्रिएशन उस समय किया नहीं था। तो चलिए SSH के थ्रू समझते हैं, लेकिन ये सबसे ईजी तरीका है आपकी मशीन को कनेक्ट करने के लिए। आप इसका यूसेज के लिए मैं छोटा सा एक वीडियो अलग से बना दूंगा। हालांकि थोड़ा टेक्निकल समझना है तो SSH के थ्रू करते हैं। देखिए यहाँ पे एक शेल विंडो दी गई है जो एक कमांड प्रॉम्प्ट की तरह यूज़ होती है। अगर आप लिनक्स, हम लोग ने ऑपरेटिंग सिस्टम लिया था इसलिए बैश का यूसेज करेंगे। अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने इंस्टॉल किया होता अपनी वर्चुअल मशीन में तो पावर शेल का यूसेज भी कर सकते थे। फ्री ट्रायल को यूज़ करते हैं, स्टोरेज को क्रिएट करते हैं और अपनी टर्मिनल के थ्रू लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जब ये एक बार टर्मिनल के थ्रू लॉगिन होगा तो सबसे पहले थोड़ा सा वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या यूसेज आ रहे हैं, यूज़र की इन्फॉर्मेशन इसमें दिखा रहे हैं, क्या होस्टिंग की इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। उसके बाद हम एक्चुअल में अपनी पब्लिक की को अपलोड करेंगे और उसके बेसिस पे देखेंगे कि क्या हमारे स्पेसिफिक यूज़र का लॉगिन एक्सेप्ट होता है कि नहीं। सी सो इट्स शोइंग माय नेम एज ऑफ नाउ, बट जैसा कि आप लिनक्स में जानते हैं कि आपको सारी परमिशन बाय डिफ़ॉल्ट एज अ सुपर यूज़र नहीं मिलती हैं। उसके लिए आपको कुछ पर्टिकुलर क्रेडेंशियल देना पड़ेगा जिसके थ्रू सुपर यूज़र की एक्सेस मिल सकती है। तो वो चीज़ें अभी हम लोग करके देखते हैं और उसके बेसिस पे ही हम लोग देखेंगे कि हम क्योंकि जब तक सुपर यूज़र का यूसेज नहीं होगा तब तक इंस्टॉलेशन भी होने में प्रॉब्लम रहेगी। सो लेट्स सी लाइक अभी ये क्या दे रहा है, प्रशांत, ठीक है, ओके। ये देखिए होस्ट नेम की इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है जबकि हमारा ये क्रिएशन नहीं आना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी पब्लिक की को अपलोड करेंगे। सबसे पहले वो जिस भी पाथ पे अपलोड हो जाएगी उस पाथ का रेफरेंस देके हम लॉगिन करेंगे। तो चलिए अपनी पब्लिक की को अपलोड करते हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोडेड कर रखी थी अपनी मशीन में। देखिए अपलोड ये होगी यहाँ पे। हमने की को सेलेक्ट कर लिया था, मतलब मैंने स्किप कर दिया वो पार्ट वीडियो में से, लेकिन आप डाउनलोड फोल्डर से स्किप वो अपलोड कर सकते हैं। जब आप अपलोड कर लेंगे तो आप ये देखिए कि आपकी फ़ाइल अपलोड होके आई है कि नहीं। ये देखिए LS किया मैंने तो ये फ़ाइल पर्टिकुलर जो परमानेंट .pem करके होती है की वाली वो यहाँ पे दिखाई दे रही है हम लोगों को। तो अब जब हम लोग इसका यूसेज करके लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आप इसकी परमिशन चेंज कर लें, क्योंकि ये परमिशन जब तक लिनक्स में देनी जरूरी होती है रीड राइट वाली। ये ch मोड कमांड के वगैरह में मैं अलग से लिनक्स कमांड्स की भी वीडियो बना दूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अभी मान के चलिए 400 से वो परमिशन मिल जाती है, ठीक है। ch मोड कमांड होता है, परमिशन उसको अलाउ चेंज कर सकते हैं आप, चाहे रीड राइट वगैरह में जो भी आपको एक्सेस देनी है वो एक्सेस आप दे सकते हैं। अब आप ये देखिए, आप ऊपर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि हमें क्या कमांड रन करने हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखाई देगी और आपकी पब्लिक आईपी से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए आपका एक SSH का अलग से टैब बना होगा। देखिए SSH को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको जो आपके प्राइवेट की है उसका पाथ मिल जाएगा और दूसरा आपको क्या कमांड रन करना है इसको कनेक्ट करने के लिए वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो हम SSH करेंगे, उसके बाद अपनी प्राइवेट की जो अपलोड करी थी उसका पाथ देंगे और मतलब वो प्राइवेट की सिलेक्शन के साथ में, और उसके बाद में जो अपना ये बाय डिफॉल्ट आप ये देखिए ID पासवर्ड IP से कनेक्ट करने की इन्फॉर्मेशन जो दिख रही है बस इसको सीधे सीधे हम टाइप कर देंगे। ठीक है, हम उसी फोल्डर में हैं तो SSH और ये -i and then this particular file name of key value pair, and then just copy that. You can copy that. I am going to write it over here, and then you can ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद आप एज अ सुपर यूज़र, जो आपका सुपर यूज़र के थ्रू आपने वर्चुअल मशीन क्रिएशन करी जिसमें आपको सारे एक्सेस मिलेंगे, वो इस कमांड के थ्रू आपको यहाँ पे यस आप लिख दीजिए। टोटल यस लिखिएगा, YN मत लिखिएगा, उससे कनेक्ट नहीं होता है। तो ये आपका वर्चुअल मशीन से कनेक्टिविटी हो गई। तो मतलब आपने क्लाउड में एक वर्चुअल मशीन बनाई, अपने हिसाब से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया और क्लाउड में आज आपका माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर में वर्चुअल मशीन एक आपकी खुद की हो गई। अब इस पर आप चाहे तो सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, उस पर आप होस्टिंग कर सकते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन की और पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि आपने पब्लिक IP बनाई थी, ठीक है। अभी देखिए आपका यूजर्स वगैरह जो है, आपने जिस सुपर यूज़र से लॉगिन किया था वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखा रहा है। आपने सुपर यूज़र का एक्सेस sudo su कमांड से मिल सकता है, तो आप वो एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग अभी चलिए पहले तो अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने का कमांड आप
जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आप अभी उस कमांड को ही सीधे सीधे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिएगा। एप्ट होता है, मैं लिनक्स कमांड के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा जो हेल्पफुल आपके लिए होगा। मैं एसएसएच के थ्रू कर रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा नई चीज़ें लग सकती हैं, क्योंकि इसमें मैंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है। तो आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे तो जैसे आप अपना पीसी यूज़ करते हैं उस तरीके से भी क्लाउड का यूसेज कर सकते हैं, और आरडीपी कमांड के थ्रू आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं अपने विंडोज़ में, मशीन्स में। ठीक है, तो ऐप जो ये मैं जो कमांड दे रहा हूँ ये आपके सबसे पहले तो पैकेज को अपडेट कर देगा। इसको सबसे पहले आप रन करिएगा जब वर्चुअल मशीन से क्रिएशन हो जाता है। ये मैंने लगता है कुछ कमांड, ये वाई नहीं क्या है, ऐप कैट होगा, apt-get। इसको मैं सही कर लेता हूँ, 1 सेकेंड जी। ये देखिए सबसे पहले आपका पैकेज अच्छे से इंस्टॉल हो जाए 100%। देखिए ये डन हो गया। अब हम लोग इंस्टॉल करते हैं सर्वर को। nginx सर्वर के बारे में आपने सुना होगा, तो सबसे आसान HTTP का इंस्टॉलेशन सर्वर हम लोग उस पर करके होस्टिंग कर लेंगे। तो उस सर्वर को इंस्टॉल करना भी बहुत आसान। इंस्टॉल के बाद आप जो भी सॉफ्टवेयर देंगे वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम लोग nginx सर्वर को यूज़ करने जा रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ वेब सर्वर ओनली। आई वुड सजेस्ट कि आप ये अगर वीडियो देख रहे हो साथ में अलग लैपटॉप या कुछ कंप्यूटर हो तो उस पर आप करते जाएंगे तो आप तुरंत हैंड्स ऑन करते रहेंगे, हालांकि बाद भी आप आ सकते हैं। तो इट्स ऑल्सो डन। चलिए अब कोई जैसे मैंने बोला था आपको पहले कि सर्वर को जब आप कॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पेज अगर उसके पास होता है तो वो पेज आपको सर्वर अपने स्टोरेज में देखता है, और उसमें अगर उसको पब्लिक फोल्डर में मिल जाता है तो वो आपको सर्व कर देता है। तो nginx सर्वर कमांड में आपका index.html होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसमें वो इंस्टॉल मतलब ऑलरेडी उसको आप जब कॉलिंग करेंगे तो कॉल कर देगा। तो हम चलिए एक काम करते हैं, index.html पेज का क्रिएशन में हम हेलो डिजी लर्नर ये टेक्स्ट डालते हैं और देखते हैं जब पब्लिक आईपी से एक्सेस करेंगे अपनी वर्चुअल मशीन को एज अ वेब एप्लीकेशन तो ये हेलो डिजी लर्नर हमें प्रिंट होना चाहिए वहाँ पे। बहुत ही आसान है। देखिए हम ये जो पाथ है इस पाथ के अंदर index.html का क्रिएशन करेंगे क्योंकि ये पब्लिकली एक्सेस हो जाएगा जब हम कॉलिंग करेंगे। तो इसमें हमने इको करके ये टेक्स्ट एंटर कर दिया है। अब जो आपकी पब्लिक आईपी है वो उसकी इन्फॉर्मेशन आप ऊपर से देख लीजिए। तो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू ही आप HTTP अपने ब्राउज़र को यूज़ करिएगा। ब्राउज़र में आईपी की इन्फॉर्मेशन जब आप डालेंगे तो ये index.html जो होम पेज होता है इसका nginx सर्वर में वो कॉल होगा और उसमें हेलो डिजी लर्नर आपका प्रिंट होके दिखाई देगा। ये देखिए हेलो डिजी लर्नर मतलब आपका होस्टिंग भी हो गया। देखिए कितना आसान है यहाँ पे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सीरीज़ का लेक्चर 4 हैंड्स ऑन के साथ में एक अच्छी नॉलेज दिया होगा और आप खुद भी एक प्रैक्टिकल करके वर्चुअल मशीन क्रिएशन माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर में कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप चाहे जब यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।